नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला में आइए हम लोग एक नया प्रश्न पत्र लेते हैं। यह प्रश्न पत्र है आपका हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय के लिए आयोजित की गई परीक्षा का, तो जिसकी परीक्षा 2019 में संपन्न हुई थी। आइए देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में अवेलेबल है और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी। आइए देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शुद्ध प्रजनन दर का कौन सा मूल्य प्रतिस्थापन स्तर के बराबर है। व्हाट वैल्यू ऑफ नेट प्रोडक्टिव रेट NRR इज इक्विवेलेंट टू रिप्लेसमेंट लेवल। ऑप्शन दिए हुए हैं 2.1 टू 1.5। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जो आपका वैल्यू है नेट रिप्रोडक्टिव रेट, जिसमें जो कि रिप्लेसमेंट लेवल के बराबर होती है, वो है आपका 1। तो आप इसको देख लीजिएगा कि ए नेट प्रोडक्टिव रेट ऑफ 1 indicates that the population is neither increasing or decreasing but replacing its numbers exactly। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ग्लोब पर कौन सी अक्षांशीय विस्तार के मध्य विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का विस्तार पाया जाता है। इन विच लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑन द ग्लोब द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑप्शन दिए हैं 0 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 0 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा होगा आपका? वो आपका है ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची दी हुई है जिसमें भूगोलवेत्ताओं के नाम दिए हुए हैं तथा दूसरी तरफ उनके द्वारा दिए गए मॉडल, नियम या सिद्धांत दिए हुए हैं। तो एक तरफ रैली दिया हुआ है, तो रैली ने कौन सा नियम दिया था? ऑप्शन इसके सामने दिए हुए हैं, वो है आपका फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम, मतलब कि आपका लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन रैली ने दिया था। अगला जो आपका प्रश्न है कि जिफ महोदय ने क्या दिया था? तो जिफ महोदय ने न्यूनतम प्रयास सिद्धांत दिया था, मतलब कि लीस्ट एफर्ट प्रिंसिपल दिया था। इसके बाद आपका जो तीसरा है वो है आपका स्टोफर ने क्या दिया था? स्टोफर ने अंतरालयी अवसर मॉडल, मतलब कि इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल दिया था। इसके बाद चौथा है आपका हैगास्टैंड ने जो दिया था वो आपका स्थानिक अंतरक्रिया मॉडल, मतलब स्पेशियल इंटरेक्शन मॉडल दिया था। इस हिसाब से एक का मतलब पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, ये आपके आंसर हो गए। ठीक है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सीपी ब्लेकर ने चिन्हांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं सुझाई थी। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस आर सजेस्टेड बाय सीपी ब्लेकर। ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 4, 5, 6। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है कौन सा? 5। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपकी 4 अवस्थाएं हैं, लेकिन पांचों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। तो सीपी ब्लेकर डिवाइडेड पॉपुलेशन इनटू 5 टाइप्स एज कौन कौन सी थी? पहली हाई, दूसरा स्टेशनरी, तीसरा आपका अर्ली एक्सपेंडिंग, चौथा आपका लो स्टेशनरी और पांचवा आपका डिमिनिशिंग। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या है कि माल्थस के अनुसार किसी प्रदेश में जनसंख्या के 2 गुना होने में लगने वाला समय है। एज पर माल्थस द डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए रीजन इज। ऑप्शन दिए हुए हैं 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष और 32 वर्ष। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है 25 वर्ष। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वान थ्यूनेन के अनुसार निम्न में से कौन सा फसलों की अवस्थित निर्धारण हेतु एक महत्वपूर्ण अवस्थितिक कारक नहीं है। अकॉर्डिंग टू वान थ्यूनेन, which of the following was not an important locational factor for determination of crop location। ऑप्शन दिए हुए हैं बाजार मूल्य, परिवहन लागत, शस्य विशेषीकरण, प्रति इकाई उत्पादन, मतलब मार्केट प्राइस है,
ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्रॉप स्पेशलाइजेशन एंड पर यूनिट प्रोडक्शन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है सी, कि शस्य विशेषीकरण या क्रॉप स्पेशलाइजेशन फसलों की अवस्थित निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण अवस्थितिक कारक नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी है? Which of the following factors are responsible for green revolution in India? ऑप्शन दिए हुए HY बीजों का प्रयोग, मतलब यूज ऑफ HYV, मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज। दूसरा है कृषि ऋण सुविधाओं का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लोन फैसिलिटीज। तीसरा है मृदा जांच का संरक्षण, सॉइल टेस्टिंग एंड कंजर्वेशन। चौथा है बेहतर विपणन सुविधाएं, बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज। अब आपका कोड दिए हुए हैं कि 1 2 4 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 सही है या 1 2 3 4 सही है। तो भारत में हरित क्रांति के लिए जो उत्तरदायी कारक रहे हैं वो चारों आपके सही हैं, जिनमें से चारों कौन कौन से हैं? HYV बीजों का उपयोग, कृषि ऋण सुविधाओं का विस्तार, मृदा जांच एवं संरक्षण और बेहतर विपणन सुविधाएं। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जब बेवर के पदार्थ सूचकांक का मान 1 से अधिक है तो वह कच्चा माल है। When the value of Weber's material index is more than 1, then the raw material is। ऑप्शन दिए हुए हैं कि शुद्ध है, मतलब प्योर है। दूसरा है भार क्षरण वाला है, मतलब वेट लूजिंग है। दूसरा है भार वृद्धि वाला है, वेट गेनिंग। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है भार क्षरण वाला है। ठीक है, वेट लूजिंग आपका मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, अगर उसका मटेरियल इंडेक्स 1 से ज्यादा है। अब आप बताइए कि अगर 1 से कम है तो वो किस प्रकार का रॉ मटेरियल होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पिछले 2 दशकों में विश्व का कौन सा महाद्वीप अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्शा रहा है? Which continent is showing the highest population growth rate in last 2 decades? ऑप्शन दिए हैं यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है अफ्रीका। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statements are correct? ऑप्शन दिए हुए हैं कि चल लागत में ईंधन व श्रम से वास्तविक परिवहन लागत सम्मिलित है। रनिंग कॉस्ट includes real transport cost in terms of fuel and labor expenses। दूसरा है कि टर्मिनल लागत में मूलभूत संरचना विकास, लदान तथा कार्यालय संबंधी लागत सम्मिलित हैं। टर्मिनल कॉस्ट includes cost of basic infrastructure, loading, unloading and office expenses। तीसरा है स्थानांतरण लागत में परोक्ष लागतें शामिल हैं, जैसे बीमा लागत, मतलब ट्रांसफर कॉस्ट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट कॉस्ट लाइक इंश्योरेंस। अब आपके कोड दिए हुए हैं, आपसे पूछा गया कौन सा सही है। 1 2 सही है, 1 3 सही है, 2 3 सही है या 1 2 3 सही है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अब इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा, वीडियो को रोक के, और उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्रियाओं के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं? Which of the following occupations are classified as tertiary activities? ऑप्शन दिए हुए हैं खुदरा व्यवसाय, मतलब रिटेल बिजनेस, बढ़ई, कारपेंटर, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, कृषक, फार्मर। तो आप बताइए कि इसमें टर्शियरी एक्टिविटीज में कौन कौन सा आएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं कि 1 3 4 सही है, 1 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। तो आपके जो 1 और 3 है वो आपके सही हैं, मतलब खुदरा व्यापार और प्रशासक और टर्शियरी एक्टिविटीज में सम्मिलित किए जाते हैं। वैसे प्रशासक को तो चतुर्थ में किया जाता है, फोर्थ जो आपकी क्वार्टरली एक्टिविटीज होती है उसमें सम्मिलित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनके हिसाब से आपका खुदरा व्यवसाय और प्रशासक आएंगे। अब आप बताइए कि बढ़ई और कृषक किस वर्ग में आएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सकल फसल क्षेत्र एवं शुद्ध बोया गया क्षेत्र का अनुपातिक संबंध दर्शाता है। द रेशियो बिटवीन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया GCA and net sown area
NSA shows। ऑप्शन दिए हुए हैं सस्य संयोजन मतलब क्रॉप कॉम्बिनेशन, दूसरा है सस्य सांद्रण मतलब क्रॉप कंसंट्रेशन, तीसरा है सस्य विविधता क्रॉपिंग डाइवर्सिटी, चौथा है सस्य गहनता मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो जो आपका सही उत्तर है वो आपका है क्रॉपिंग इंटेंसिटी या सस्य गहनता। समझ रहे हैं? तो ये आपका जो है क्या है, फार्मूला है। आप इसको देख सकते हैं कि जो आपका इंटेंसिटी होता है वो इस तरह से होता है। अगला जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि हो कृषि पद्धति संबंधित है। हो फार्मिंग कल्चर इज रिलेटेड टू। ऑप्शन दिए हुए हैं व्यापारिक खाद्यान्न कृषि से, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, दूसरा है आदिम कृषि से प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा है ट्रक फार्मिंग से, चौथा है उद्यान कृषि से या हॉर्टिकल्चर से। तो आपका हो फार्मिंग जुड़ा हुआ है आपका आदिम कृषि से या प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर से। 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहाजरानी उद्योग निर्माण उद्योग में अग्रणी देश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग कंट्री इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। ऑप्शन दिए हैं दक्षिणी अफ्रीका, जापान, सिंगापुर, स्पेन। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका जापान है। अब आपको बताना यह है कि जापान में भी वो कौन सा शहर है जो जहाजरानी निर्माण में नंबर 1 पर है। आप सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत पोस्ट करिए, बताइए कौन सा है। आपने कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दिया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वेबर के अनुसार रेखाएं जो समान कुल परिवहन लागत वाले स्थानों को जोड़ती हैं कहलाती हैं। एज पर वेबर द लाइन ज्वाइनिंग साइड्स ऑफ इक्वल टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर कॉल्ड एज। ऑप्शन दिए हुए हैं आइसोहेलाइन, आइसोडोपेन, आइसोटिम, आइसोबार्स। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है आइसोडोपेन। आइसोहेलाइन क्या होती हैं? आपको मालूम होगा कि समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। इसी तरह से आइसोटीन क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। आइसोबार्स क्या होते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, क्योंकि इसके पहले मैं आपको जितने भी पेपर सॉल्व कराए गए उसमें कहीं न कहीं ये शब्द आए हुए हैं, तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप जब सभी वीडियोस देख चुके होंगे तो आपको ये सब आसानी से ऐसे ही याद होगा। तो जो भी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें आपसे इसी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक विकास का प्राचल नहीं है, मतलब विच वन इज नॉट ए पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन दिए हुए हैं मानव व्यवहार मतलब ह्यूमन बिहेवियर, दूसरा है नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब प्राकृतिक वातावरण, तीसरा है प्रौद्योगिकी स्तर टेक्नोलॉजिकल लेवल, चौथा है संस्थाएं मतलब इंस्टीट्यूशंस। तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका मानव व्यवहार। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ आपके दिए हुए हैं सूची एक में आर्थिक वृद्धि और आर्थिक अवस्थाएं दी हुई हैं तथा दूसरी तरफ सूची में आपके जो है कुछ गुणांक दिए हुए हैं। तो आर्थिक वृद्धि जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है? आर्थिक वृद्धि आपका जुड़ा हुआ है प्रति व्यक्ति आय से। इसी तरह से आपका जो आर्थिक विकास है वो आपका जुड़ा हुआ है किससे? गिनी गुणांक से। तीसरा है मानव विकास जो आपका जुड़ा हुआ है वो आपका जुड़ा हुआ किससे? HDI से मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। इसी तरह से जो टिकाऊ विकास है वो आपका जुड़ा हुआ है किससे? वो ग्रीन GDP से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पे कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज एसोसिएटेड विद PCI। ठीक है, पर कैपिटा इनकम। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद आपका गिनी कोफिशिएंट। ह्यूमन डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वृद्धि की सीमाएं संकल्पना संबंधित है। लिमिट्स टू ग्रोथ कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शन दिए हुए जननांगी संक्रमण से, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी से, दूसरा है नव माल्थसवादी सिद्धांत से, न्यू माल्थुसियन थियरी से, तीसरा है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से, ऑप्टिमम पॉपुलेशन थियरी से, तीसरा है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। तो आपका जो सही उत्तर है कि लिमिट्स टू ग्रोथ जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जुड़ा हुआ है नव माल्थसवादी सिद्धांत से। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नियोजन प्रदेशों में सीमा निर्धारण का आधार है
द बेसिस ऑफ डिलिनिएशन ऑफ प्लानिंग रीजन्स इज, ऑप्शन दिए हुए हैं समांगता, होमोजेनिटी, केंद्रीयता, नोडलिटी, प्रशासनिक सहूलियत, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और उपरोक्त में सभी, मतलब कि ऑल एबव। तो ये तीनों जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ये नियोजन प्रदेशों के सीमा निर्धारण के आधार है। एक आपका होमोजेनिटी है, नोडलिटी है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपका 20 नंबर कि निम्नलिखित को सुमेलित करके तथा सही उत्तर का चयन करें। अब आपके सामने क्या है कि एक तरफ जो है इंडेक्सेस दिए हुए तथा दूसरी तरफ कब ये इंडेक्सेस आए उनके बारे में दिया हुआ। तो जैसे आपका लिंग विकास सूचकांक, ठीक है, मतलब कि आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कब आया? तो ये आपका आया 1995 में। इसी तरह से आपका दूसरा है मानव गरीबी सूचकांक, मतलब कि आपका ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये कब आपका आया? ये 1997 में आया। इसी तरह से आपका तीसरा है तकनीकी उपलब्धि सूचकांक। तो तकनीकी उपलब्धि सूचकांक मतलब टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, ये आपका 2001 का है, ठीक है। और उसके बाद चौथा आपका जो है वो कौन सा है कि असमानता संशोधित मानव विकास सूचकांक, मतलब इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपका जो आया वो 2010 में आया। तो इस प्रकार से आप आसानी से लगा सकते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर सही। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फेयर ग्रीव का भू राजनीति में योगदान है। फेयर ग्रीव्स कंट्रीब्यूशन इन जियोपॉलिटिक्स इज, ऑप्शन दिए हुए रिमलैंड थियरी, मतलब उपांत क्षेत्र सिद्धांत में। दूसरा है हार्टलैंड थियरी, मतलब हृदय स्थल सिद्धांत में। तीसरा है दबाव क्षेत्र सिद्धांत में, क्रश जोन थियरी। चौथा है पाइवोट एरिया कॉन्सेप्ट, मतलब ध्रुवीय क्षेत्र सिद्धांत में। तो आपका जो सही उत्तर है फेयर ग्रीव का जो कंट्रीब्यूशन है जियोपॉलिटिक्स में वो है दबाव क्षेत्र सिद्धांत में। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट मैच करेक्टली, ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तरफ विद्वानों के नाम दिए हैं तथा दूसरी तरफ उनके द्वारा जो दिए गए सिद्धांत वो दिए हुए हैं। तो एक तरफ है स्टीफन जोन्स, उन्होंने कौन सिद्धांत दिया? सम्मिलित क्षेत्र सिद्धांत, मतलब यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, तो ये उन्होंने दिया, मतलब करेक्टली मैच्ड है। दूसरा है स्पाइकमैन रिमलैंड थ्योरी या उपांत क्षेत्र सिद्धांत, ये भी आपका जुड़ा हुआ है। तीसरा आपका है मैकेंडर मिडलैंड बेसिन, मतलब मिडलैंड बेसिन सिद्धांत इन्होंने दिया ही था। और उसके बाद चौथा है आपका जेलिन, जेलिन है आपका हृदय स्थल सिद्धांत। तो हृदय स्थल सिद्धांत जेलिन ने ना दे करके किसने दिया था? मैकेंडर ने दिया था। तो यही आपका जो चौथा पार्ट है वो आपका जुड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सीमाओं का आनुवंशिक वर्गीकरण किसने किया था? हु गेव जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बाउंड्रीज, ऑप्शन दिए हुए हैं रेडजेल 1890, उसके बाद हाउसोफर 1928, हार्टसोन 1936, मैकेंडर 1919। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है हार्टसोन 1936। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी सीमांत की चारित्रिक विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ फ्रंटियर, ऑप्शन दिए हुए हैं केंद्र प्रसारित बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा है क्षेत्र मतलब एरिया, तीसरा है वर्तमान व्यवस्था मतलब प्रेजेंट सेटअप, और चौथा है आपका अपरिवर्तनीय मतलब अनचेंजेबल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है वर्तमान अवस्था, वो फ्रंटियर या सीमांत की चारित्रिक विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ए सोशल ज्योग्राफी ऑफ बेलफास्ट लिखी है। ए सोशल ज्योग्राफी ऑफ बेलफास्ट इज रिटन बाय, ऑप्शन दिए हैं वाटसन, जोन्स, स्मिथ और ब्रायन। तो आपका सही उत्तर है जोन्स। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का प्रथम भूतुल्यकालिक उपग्रह कौन सा है। विच was the first geostationary satellite of India, ऑप्शन दिए हुए इनसैट 1, IRSP, कार्टोसैट 1, एप्पल। तो आपका जो सही उत्तर है वो आपका है एप्पल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भौगोलिक सूचना तंत्र में सम्मिलित है। Geographical Information System GIS includes, ऑप्शन दिए हुए हैं आंकड़ों का संकलन एवं संधारण मतलब कि कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डेटा, दूसरा है भू आंकड़ों का भूकोडन, मूल आंकड़ों का भूकोडन, जियो रेफरेंसिंग ऑफ ओरिजिनल डेटा, तीसरा है आंकड़ों का विश्लेषण मतलब एनालिसिस ऑफ डेटा, चौथा है परिणाम प्रदर्शन मतलब गिविंग आउटकम्स। अब आपके कोड दिए हुए हैं कि 1 2 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही। तो आपके चारों ऑप्शन सही हैं।
अगला जो प्रश्न पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से सुमेलित करें तथा सही उत्तर का चयन करें। तो आपकी एक तरफ जो है डायमेंशंस दिए हुए हैं, एक तरफ लिस्ट में मतलब बीमा दी हुई है तथा दूसरी तरफ वो किस डायग्राम को या किस मेथड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दिया हुआ है। तो एक बिमीय जो प्रदर्शित करता है वो क्या है वो आपको सोचना है। तो एक बिमीय क्या है, इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बिंदु विधि, पिरामिड विधि, आरेख या वृत्त आरेख या गोली आरेख आपके दिए हुए हैं। तो अब आप सोचिए कि इसमें से आपका कौन सा सही हो सकता है। तो 28 नंबर प्रश्न में आपका एक बिमीय जो आरेख या विधि बनेगी वो आपकी कौन सी होगी, वो आपकी कौन सी होगी, वो आपकी होगी पिरामिड आरेख, मतलब कि ठीक है। और दूसरा जो है आपका द्विविमीय जो होगा वो आपका है कौन सा, वो है आपका वृत्त आरेख। तीसरा है त्रिविमीय आरेख, वो क्या बनेगा, वो आपका है गोलीय आरेख। और जो बीमा रहित है वो है आपका बिंदु आरेख। तो आपका जो सही उत्तर है वो ये हो गया। 29 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि समोच्च रेखाएं बनाने की विधि है। मेथड टू कंस्ट्रक्ट कंटूर्स इज, मेथड टू कंस्ट्रक्ट कंटूर्स इज, ऑप्शन दिए हुए हैं परिच्छेदिकाएं बनाना मतलब ड्राइंग प्रोफाइल्स, दूसरा है इंटरपोलेशन मेथड या अंतर्वेशन विधि, तीसरा है हैश्योर विधि, हैश्योर मेथड, और चौथा है आपका पर्वतीय छायांकन विधि या हिल शेडिंग मेथड। तो आपका जो सही उत्तर है कि जो कंटूर्स बनाने में विधि होती है वो आपकी है अंतर्वेशन विधि। आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में ही। तो इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्न ही सॉल्व करेंगे। आगे के जो 70 प्रश्न है उनको 2 वीडियोज में और कवर करेंगे। वीडियो बड़ा ना होने पाए, अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको थोड़ा छोटा रखते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय मूल्यों के संदर्भ में कौन सा संबंध संभव नहीं है। Which relation is not possible in reference to central values? तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं सामने, आप पहचानिए कि कौन सा सही है। मीन, मीडियन और मोड के बीच में 4 आपके रिलेशनशिप दिए हुए हैं। तो आपका जो डी नंबर ऑप्शन है माध्य, बहुलक और माध्यिका, ठीक है। तो आपका जो ये चौथा ऑप्शन है वो आपका सेंट्रल वैल्यूज के संदर्भ में सही संबंध नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग 31 नंबर प्रश्न से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि ये जो 30 प्रश्न आपको सॉल्व कराए गए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल से, वो आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। धन्यवाद।